इतना बीच का कबाड़ा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी इस प्रश्न में, सीधा-सीधा सैम को उत्तर देना था यार। अच्छा बेवकूफ़ बनाया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपको रेलवे ग्रुप डी के 2022 में जो पेपर हो चुका चुका था, उसके सॉल्यूशन लेकर आए हैं 7/10/2022 को। ये थर्ड शिफ्ट का पेपर है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला प्रश्न हमारे पास है कि अम्ल या क्षार को जल में मिलाने पर क्या होगा? प्रति इकाई आयतन आयनों की सांद्रता में वृद्धि होगी। जब पानी में मिलाया जाता है तो सांद्रता में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, कमी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है? कमी हो जाएगी। दूसरा सही चल रहा है। विलयन तनु हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। विलयन अधिक सांद्र हो जाएगा, नहीं, गलत है। दूसरा और तीसरा अपना सही जवाब है, ठीक है? यहाँ पे विकल्पों में मिला सकते हैं आपको। यहाँ पे देखिए चौथा विकल्प में दूसरा और तीसरा दिया गया है, यही अपना सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको वो लिखा जाता है, उसको क्या लिखा जाएगा? कोडिंग का प्रश्न है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आप जब भी पेपर देने जाएँगे तो आपको 5 मिनट पहले एक कागज़ मिल जाता है, एक कलम मिल जाती है और उसको दे दिया जाता है, कहते हैं नाम और रोल नंबर लिख लीजिए, और नाम और रोल नंबर के साथ ही एबीसीडी भी अगर आप लिख लेंगे तो ऐसे कोडिंग टू कोडिंग वाले प्रश्नों को आप और भी तेज़ी से हल कर सकेंगे, जितना कि आप कोड लिख करके हल करने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी ज़्यादा आसानी ये हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं। एल के बाद अपना क्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एफ के बाद जे दिखाई दे रहा है। एल होता है कितना? एल आई जे के एल, एल होता है 12, क्यू होता है 17, 5 जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एफ होता है 6 पे, जे होता है 10 पे। 6 पे 10 पे सॉरी 10 पे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डी से जी बन रहा है, डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, 3 जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, 3 से 5 हो रहा है, 2 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। 14 से 15 1 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही सेम टू सेम इसमें भी हुआ होगा। तो चलिए अब सीधे-सीधा उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। डी होता है अपना 4 पे, उसमें हम 5 जोड़ देंगे, तो 4 5 9, 9 मतलब आई हो जाएगा। एच होता है 8 पे, 8 में 4 जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 12 पे मतलब 12 पे एल होता है, ठीक? एल होता है 12 पे, 12 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 15 में ओ हो जाएगा, ठीक? आर होता है 18 पे, ठीक है, सॉरी एल यहाँ पे 12 लेकिन आर होता है 18 पे, 18 में हम अभी तक 3 जोड़ चुके हैं, तब 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 मतलब टी हो जाएगा, और डब्ल्यू होता है 23 पे, 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा। ILOTX, ILOTX पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब है। अगला वाला प्रश्न है, इसमें हमसे पूछा गया है कि 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएँ हैं? तो 22 भाषाएँ हैं। मेरे ख्याल से अभी भी 22 भाषाएँ ही हैं, क्योंकि बड़ी-खड़ी तो है नहीं। खैर, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको दिया गया है u + v बराबर -2, u² - v² बराबर +v² बराबर 16 है। तो u² - v² की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, और उतना ही सिंपल जवाब होना भी चाहिए था। ठीक है? फिर वी विल ट्राई। क्या हो सकता है? देखिए अ, u प्लस वी होल स्क्वायर अगर करेंगे तो अपना u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 यू वी हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमको -2 है, -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, और बराबर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो 16 प्राप्त हो जाएगा, और ये प्लस 2 यू वी है। ठीक है, 16 को उधर भेज देंगे तो अपना क्या हो जाएगा? माइनस में 12 हो जाएगा, 2 से भाग भी तो होना है, 2 यू वी है ना? 2 से भाग करेंगे तो -6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे -6 हो गया। अब आप कहोगे कि -6 ये क्या लेके आया हो? तो u माइनस वी होल स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 यू वी, ठीक? और यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमको 16 यहाँ पे दी गई है, और -2 यू वी का माइनस हमने 12 निकाला था ना, -6 आया था, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 12 और 16 जुड़ जाएगा तो 28 मिल जाएगा। ठीक है, ये 28 हो गया। अच्छा, इसके लिए और भी कोई फ़ॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, आपने विस्तार कर दिया, कोई समस्या नहीं है। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? लंबा करें, छोटा करें, जो आपको सुविधा लगे वो करें आप, ठीक? सो दोस्तों प्रश्न देखते हैं कि पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है, क्यों उसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है? टंकी खाली होने पर पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है, 12 मिनट बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है। शेष टंकी क्यू भरने में पाइप क्यू को कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखिए, जो पी है वो 28 मिनट में भर सकता है, और जो क्यू है वो 35 मिनट में भर सकता है, ठीक? 28 का होता है, देखिए 7 चौक 28 होता है, और 35 का होता है 5 सत्ते 35, 7 पचे 35 होता है, ये होता है। फ्रैक्शन गुणनखंड की है ताकि हम इसका एलसीएम निकाल सकें। 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 इनका एलसीएम हो गया। अब यार देखो इसमें
28 का कितना गुणा करेंगे अपना आ जाएगा 140, तो 5 से गुणा करेंगे। और 35 में किससे गुणा करेंगे, 140 आएगा तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक? ये हो जाएगा। तो पी 1 मिनट में 5 भाग पर भर पाता है और क्यू 4 भाग भर पाता है। टोटल भाग मान लेते हैं 140 है, ठीक? ये दोनों एक साथ चलाएँगे तो 5 4 9 9 भाग भर पाएँगे 1 मिनट में। अब ये 12 मिनट तक ये चले थे, तो 12 से गुणा कर लो। 9 दूनी 18, हँसी लागे 1, 9 एकम 9 1 10, 108 भाग भर चुका है टंकी का। तो अब घटा लेते हैं कितना बाकी है। 10 में से 8 गए 2, 3 में से कुछ नहीं गया 3, 1 में से गया खत्म। ठीक है? अब 32 भाग भरा है, बचा है भरने के लिए, जो कि क्यों भरेगा? क्यों 1 मिनट में कितना भाग भरता है? 4 भाग। इसी 4 से भाग कर लो, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 मिनट का समय लगने वाला है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 8 मिनट कैसे मिला है। ओके, तो आसान तरीका मैंने बताया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहा गया है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ में हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली 3 विभिन्न कंपनियां हिमालय, ओरिलो, बोरोप्लस द्वारा 5 वर्षों में किए गए उत्पाद मिलियन टन में दर्शाया गया है। ग्राफ को अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 ये ईयर्स चल रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो हैं, लेकिन प्रश्न क्या है वो हम देखेंगे। प्रश्न में हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2018 से 2022 तक, नहीं सॉरी, 2018 से 2020 तक हिमालय कंपनी अपने सैनिटाइजर उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सैनिटाइजर उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ठीक है, 18 से 20, 18 से 20, नहीं ये 20 नहीं, यहाँ पे 20, ये वाला 20 नहीं है। 18 से लेकर के 20 में हिमालय कंपनी का जो सैनिटाइजर उत्पादन है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि को आइए थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ये रहा 18, ये रहा 20। हिमालय कंपनी नीला वाला है, नीले वाले का पहले देखेंगे 40 था, 18 में 40 था और 20 में कितना है, 70 हो गया है। वृद्धि हमको कितनी देखने को मिल रही है? आपको 30 की दिखाई दे रही है वृद्धि। पहले कितना था? 40, गुणा करेंगे कितना? 100 से। ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, 4 25 सामने 100, 25 तियाँ 75% की वृद्धि हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या यही 75% उत्तर है? तो हाँ भाई, यही उत्तर है। देखेंगे विकल्पों में, आपको 75% उत्तर के रूप में भी दिखाई दे रहा है, तो अपना सही जवाब है। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, अच्छी बात है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान द्वारा ब्रिटेन के भारतीय प्रांतों पर ईस्ट इंडियन कंपनी के शासन को निरस्त कर दिया गया? उन्हें ब्रिटिश क्वीन के नाम पर शासित किया जाना तय था, किया गया, शासन के नाम पे किया जाना तय किया गया। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1858 में ये आया था। भाई ये अधिवेशन क्यों था मुझे नहीं पता। ये आज़ादी से पहले वाला मामला था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी, फिर ब्रिटिश क्वीन राज करने लग गई। अगला वाला प्रश्न देखने पे क्या मिलता है, नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय का अध्ययन कर उल्लिखित क्रम में ही इसका बहुलक, माध्यिका और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब उनका देखिए यहाँ पे विकल्प में जो दिखाई दे रहा है, ये इनका क्रम है। तो हमको पहले बहुलक, फिर माध्यिका, फिर माध्य ज्ञात करना होगा। तो इसका करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हम माध्यिका ज्ञात करने का प्रयास कर लेते हैं और साथ में बहुलक भी ज्ञात हो जाएगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा क्या है? तो आपको देखने को मिल रहा है 5 है, एक बार दिखाई दे रहा है। फिर 5 के बाद अपना 7 दिखाई दे रहा है, एक बार 7 हो गया। फिर 8, 1 2 3, 3 बार 8 दिखाई दे रहा है, 3 बार हम 8 लिख लेते हैं। फिर 9, 1 2 3 4, 4 बार 9 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 9 है आइटम। यहाँ पे देख लेते हैं, 3 3 6 3 3 9, 9 आइटम है, यानी कि अपना पूरा टोटल है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो बहुलक के बारे में बात कहा गया था, तो बहुलक हमको 9 दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे यहाँ पे 9 अपना है, वही अपना सही जवाब हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद मध्यिका की बात कर लेते हैं। मध्यिका मतलब जो बीचों बीच आते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 9 लोग हैं, तो 9 लोग हैं, तो इधर-उधर से 4 छोड़ दिया, इधर से 4 छोड़ दिया, बीच में क्या दिखाई दे रहा है? 8 दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, वही अपना जवाब है, बाकी गलत है। समझ में आ गया? अब इसका माध्य जो होगा वो ज़ाहिर-सी बात है 8 ही होगा। इसको जोड़ करके 9 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भई 2 चीज़ें तो हमने सही निकाल ही ली हैं। अब तीसरी चीज़ को निकालें ना निकालें अपना, क्योंकि और बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हो ही गए हैं। तो इस प्रकार से अपना ये सही जवाब हो जाता है। ठीक है? तो तीसरा विकल्प अपना सही जवाब है। इसमें ज़्यादा हल नहीं करना पड़ा, आराम से मिल गया। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का मासा दिया गया है 47 और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब गज़ब की बात है यहाँ पे, अच्छी बात है। तो
कैसे किया जा सकता है? इसमें क्या होगा? क्या हम इसमें लघुत्तम निकालें? लघुत्तम निकालेंगे तो हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक तरकीब ये है कि जैसे अपना 6627 है, इसमें देखिए जो अपना 47 जो मासा इससे भाग करेंगे तो आपको लासा मिल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो माशा होता है उसमें संख्याओं के अनुपात से गुणा करने के बाद ही प्राप्त होता है। यानी अगर संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो उसमें 2 बार मासा सम्मिलित है, ठीक है? और 2 बार जब मासा से हम भाग करेंगे तो जो मिलेगा वो संख्याओं का अनुपात होगा, अनुपात का गुणनफल होगा। तो उसको 2 भागों में तोड़ लेंगे और आराम से अपना उत्तर मिल जाएगा। तो 47 से भाग देने का प्रयास करते हैं इसको, ठीक है? 47 से ये कट पाएगा? भई काफ़ी मुश्किल हमको दिखाई दे रहा है, पर हम इस समय ऐसा ही प्रयास करेंगे। देखते हैं कि ऐसा हो पाए तो अच्छी बात है। वैसे अगर विकल्प ट्राई करेंगे तो विकल्पों में भाई ये 47 का दुगुना दिया गया है, इसमें 47 में किसी 3 से शायद गुणा किया गया है, ठीक है? 3 के बाद हाँ, 3 से गुणा किया गया है और इसमें भी कुछ न कुछ ऐसे गुणा किया गया है, तो आप इसमें विकल्पों से ट्राई कर पाएँ, मुश्किल है ये ऐसा संभव नहीं है। तो हम 47 से भाग देने का प्रयास कर रहे थे, 4-4 27 को देखते हैं, एक बार जाएगा, यहाँ पे आंसर लेंगे, 16 में से 7 गया 9 आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 1, 2 उतारेंगे, तो ये कितने बार जाएगा? 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, हाथ से लगे 2, 4 चौक 16 दूई 18, 12 में से 8 गए 4 और ये 7 एक बार जा रहा है 47, ठीक है? 141 मिल रहा है और 141 में फिर से भाग करेंगे, 141 में फिर से भाग करेंगे 47 से। तो ये 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, एक हाथ से लगा और 4 तियाँ 12 दूनी 14, ये पूरा-पूरा कट गया, यानी 3 मिल रहा है। ये जो 3 है, हमने कहा था 2 बार भाग करना है, ठीक है? 3 जो है वो क्या है अपना संख्याओं के अनुपात का गुणनफल है। तो 3 जो हो सकता है वो 3 गुणित 3 हो सकता है, ठीक? 3 एकम 3 हो सकता है, उसके अलावा कोई और इसका अनुपात का गुणनफल हो नहीं सकता। यानी 47 में एक बार 3 से गुणा करें, 47 में 1 से गुणा करें, तो 47 में 3 से गुणा करेंगे तो यही अपना 141 दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ये 141 दिखाई दे रहा है, 47 में जब 1 से गुणा करेंगे तो फिर 47 ही मिल जाएगा। तो ये दोनों हो जाएँगे आपके क्या? संख्याएँ और इसमें पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या 141 ही अपना सही जवाब। छोटी संख्या पूछता है तो 47 सही है, ठीक है? बस हो गया भाई, 2 बार भाग कर दिए काम हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे जवाब मिल गया बड़ी आसानी से, ओके। अब आप कहेंगे कि इतने आसानी से भी तो नहीं मिला था, दिमाग का दही हो गया था। ख़ैर चलिए चलते हैं, आगे वाले प्रश्न में हम देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि क्या कहा गया। कथन निष्कर्ष वाला अपना कुछ प्रश्न है, कुछ कथन है, कुछ निष्कर्ष दिए गए, कौन-सा विकल्प अपना सही है, 1, 2, 3, 4 यही सब कुछ है, तो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं कि इसमें पहले दिया गया है कि ए बड़ा और बराबर है एफ के, क्या ये सही है? तो देखो ए बड़ा तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो बराबर का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पे चिन्ह तो उल्टा भी हो गया, एफ तक पहुँचते-पहुँचते चिन्ह उल्टी दिशा में घूम गया है। अगर लगातार इसी दिशा में बना रहता तो एक बार को मान भी सकते थे, पर उल्टी दिशा में घूम गया, तो ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत है। चलिए दूसरा का चेक करते हैं कि ई छोटा है जी से। देखेंगे यहाँ पे ई छोटे है निशान दिखाई दे रहा है और बराबर जी के साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि सीधे-सीधे ये सही कह रहा है, इंडिकेशन सही है कि भई जी और एफ जब बराबर है तो इनको एक-दूसरे से स्थान से बदला जा सकता है और जब बदला जा सकता है तो यहाँ पे जी आ सकता है, यहाँ पे एफ आ सकता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी बड़ा है एफ ई से और ई छोटा है जी से, तो ये वाला एकदम सही जवाब है। इसमें से हमको क्या करना है कि उस कथन को ज्ञात इनमें से कौन-सा निष्कर्ष सत्य अ, कौन-सा निष्कर्ष सत्य नहीं है, वो खोजना है। तो भैया ये वाला तो सही हो गया, यही वाला अपना गलत था। अच्छा ये वाला देख लेते हैं, बी बड़ा है ई से, तो यहाँ पे देख सकते हैं बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और लगातार देखिए बी की ओर बड़े का निशान लगातार बना हुआ है, यहाँ पे बराबर छोटा-सा है, लेकिन वो फिर भी कहेगा कि हाँ, बड़ा है, चिन्ह बदला हुआ नहीं है, तो ये भी सही है। सी बड़ा है ई से, सी और ई के बीच में आप देख सकते हैं कि सी की ओर लगातार बड़े होने का निशान दिखाई दे रहा था, ये भी सही है। तो पहला वाला निष्कर्ष ये अपना गलत है, जो कि हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही किया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या हो रहा है। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ का मतलब देखिए घर में जो भी लोड लगे होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। समांतर क्रम मतलब समझते हैं। जैसे बिजली बैटरी है, ये बैटरी से प्लस है, टर्मिनल है। बिजली मतलब यहाँ पे एक लोड लगा है, दूसरा लोड यहाँ लगा, तीसरा लोड ऐसे लगा, ये दोनों मिले करके फिर जाके ऐसे मिल गए। तो ये समांतर क्रम होता है। तो ज़्यादातर अपने जो घरों की वायरिंग होती है, ज़्यादातर क्या घरों की वायरिंग समांतर क्रम में की जाती है, कभी भी
श्रेणी क्रम में नहीं की जाती। आपने सजावटी लाइटों को देखा होगा, जिसमें से ऐसे एक बल्ब निकला रहता है, ये तार इसके साथ ऐसे जुड़ा रहता है, फिर ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है, ऐसे लगातार ऐसे बढ़ता जाता है, फिर जाके इकट्ठा जाके मिल जाता है। तो ये जो क्रम होता है, ये श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है? तो श्रेणी परिपथ में सजावटी लाइटें हमेशा होती हैं। स्ट्रीट लाइट, घर कार की हेडलाइट, घरेलू वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में की जाती है, तो सजावटी लाइटें ही श्रेणी क्रम में रहती है हमेशा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि पाइप के पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेले खोला जाता है। पानी की टंकी आधा भर जाने पर के को पानी की टंकी का आधा हिस्सा पाइप के से भरा जाता है। तो उसी तरह से 4 और पाइप खोल दिए जाते हैं। पानी की टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो भई, बात ये है कि जो के है वो 10 घंटे में टंकी को भर सकता है, पूरी टंकी को। और अगर उसने आधा भरा है तो इसका भी आधा समय लगेगा, यानी 5 घंटे में सॉरी 5 घंटे में उसने आधा भर दिया है। और जो बाकी की जो 4 पाइपें और खोली जाती है, पहले बात तो कि एक खुद ही है, 4 लोगों को और खोल दिया गया, जो कि उसी के समान काम करते हैं, यानी टोटल 5 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं। अब जो कि 5 घंटे में आधा भरा है, ठीक है? 5 घंटे में उसने आधा भर दिया है, तो 5 घंटे और लगने थे उसका आधा भरने में, लेकिन 4 लोग और आ गए, टोटल वो 1-1 घंटे वाला काम एक साथ कर देंगे। ये भाई सिंपल लॉजिकल वाले, ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वो पाँचों 1-1 घंटे के बराबर काम कर देंगे, यानी 1 घंटे और लगेंगे और टंकी पूरी भर जाएगी। तो 5 1 6 टोटल 6 घंटे लग जाएँगे। बहुत सिंपल सा सवाल इसमें है, सॉल्व करना चाहो लंबा सा अपना लिख पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन है बहुत आसान सा। ठीक? हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं कि बस यही है, इसके आगे बाद वाला बताना है हमको क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमको 37 से 27 दिखाई दे रहा है। अच्छा, 37 से 27 यानी 10 कम हो रहा है। 27 से फिर 19 हो रहा है, यानी कि कितना कम हो रहा है? 8 कम हो रहा है। हाँ जी, 8 कम हो रहा है। अब मेरे ख़्याल से अब 6 कम होना चाहिए, तो 13 मिलना चाहिए। तो 13 कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा, 13 तो हो गया। मान लीजिए कभी हम गलत हो जाएँ तो एबीसीडी भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ई के बाद एच हो रहा है, ई है 5, एच है 8, उसके बाद एल है 12। इसमें देखें 3 जुड़ रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है 5 जुड़ेगा, अब हो जाएगा 17, 17 पे कौन हो जाता है? क्यों हो जाता है, तो आखिर में क्यों दिखाई दे रहा है। तो मतलब इस प्रकार से ये प्रश्न का सही जवाब है। बस सिंपल से समझना है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, कैसे करना है, ठीक है? और काम आपका हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अगला जो सवाल है वो देखेंगे कि विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के एक जनरेटर से संयोजित किया जाता है। इसमें से 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसकी शक्ति क्या है? शक्ति तो P बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है? P बराबर क्या होता है? VI होता है, बस इतनी सिंपल सी बात है, P बराबर VI होता है। V की वैल्यू अपना 220 वोल्ट है, I की वैल्यू 2 है, गुणा कर देंगे तो 440 वाट आ जाएगा, यही अपना सही जवाब है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल नहीं होता है, याद रखेंगे वाट होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, जूल नहीं होता है। तो बस यही अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक? अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे सीधे-सीधे प्रश्न शुरू हो जाता है, तो कह रहे हैं टी जो है क्यू के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्यू के पहला दूसरे स्थान पर टी बैठा है। टी के दाहिनी ओ अ, टी के दाईं ओर टी और ए के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाहिनी ओर टी और ए के बीच में 4 व्यक्ति 1, 2, 3, 4 व्यक्ति बैठे हैं, फिर ए बैठा है। डी ए और ई के ठीक बगल में बैठा है। डी जो है वो ए और ई इधर बैठा सो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर डी यहाँ बैठा होगा और ई उसके बगल में ऐसे हो सकता है, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। यदि ई ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि ये वाला मामला गलत है, यही वाला सही है, ठीक है? दूसरे स्थान पे बैठा है, तो तथा पंक्ति में अन्य कोई नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा हुआ कि इससे ज़्यादा नहीं बताया, नहीं कि हमारे पास जगह भी नहीं बची थी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग टोटल हमको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, सब कुछ ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि बस वही है अपना कोडिंग डिकोडिंग, भाई इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, थोड़ा-सा ज़ूम करके देखेंगे तो समझ में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। देखिए, वी होता है अपना 22 पे, एस होता है 19 पे, 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक? आई होता है 9 पे, एफ होता है 6 पे, 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है। पी होता है 16 पे, एम होता है 13 पे, 3 घटता हुआ दिखाई दे रहा है। टी होता है 20 पे, क्यू होता है 17 पे, 3 घट रहा है, ए होता है 1 पे, एक्स होता है 24 पे, 3 घट रहा है, सिंपल बात है। सी से जेड हो रहा है, 3 घट रहा है, सिंपल बात है। वैसे ही हमको
तीन तीन घटा के निकालना है। जैसे जी होता है 7 पे, उसमें से 3 घटा देंगे तो मिल जाएगा कितना, 4, 4 मतलब डी। ठीक है। ओ होता है 15 पे, 15 में 3 घटा देंगे तो 12 मिल जाएगा, 12 पे एल। और जेड होता है 26 पे, 26 में से 3 घटाना है। ठीक है। अच्छा, सॉरी मैं कहाँ जेड पे पहुँच गया, मुझे डी पे रहना था, गलती हो गई मुझसे। डी होता है 4 पे, उसमें से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी ए। तो डीएलए अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 3 लाख या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक। इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि 11 से 13 अंकों वाली यह संख्या विभाज्य है तो एक्स का मान याद करना है। तो 11 से विभाज्यता होने का बात कही जा रही है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 3 8, 8 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 4, 17 4 21, 21 में एक्स जुड़ेगा, फिर 8 जुड़ेगा, 21 8 29, 29 में एक्स भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब 4 8 4 12, 12 6, 12 6 कितना, 12 6 18, 18 3 21, 22, 22 में 9 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 31, 31। अब बात ये आ जाती है 31 में 29 प्लस एक्स को घटाने पर 11 से कटने वाली गिनती तो मिलने से रही, अपन बस इतना समझ लेते हैं कि 31 में 31 घटा के 0 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 रख देंगे तो 29 2 31 हो जाएगा, 31 में 31 घट करके 0 मिल जाएगा। यानी अगर हम एक्स की जगह पे 2 रखेंगे तो हमारी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे विकल्पों में देख भी सकते हैं, 2 हमारा सही जवाब हो भी रहा है। उसके अलावा और कुछ रखते तो पॉसिबल नहीं था कि 11 से विभाज्य वाली संख्या यानी कि 11 प्राप्त हो पाती। तो बस इतना सही जवाब है अपना। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए गोलीय दर्पण अपना, ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है अरे भाई साहब, अच्छा वाला दर्पण बन जाओ। मैं सर्कल बना देता हूँ और इसका कुछ हिस्सा मिटा देता हूँ, तो मेरे ख्याल से दर्पण बन जाएगा। मैंने प्रयास किया है। ठीक है, चलो ठीक है, ये मैंने बनाने का प्रयास कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें बाहर अगर कर लेते हैं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है, और वही ठीक अगर अंदर की ओर रंग देते तो उत्तल दर्पण बन जाता। और इसका ऐसा ये मुख्य फोकस, अरे यार मुख्य फोकस तो अच्छा नहीं बन रहा है। ओके, मुख्य फोकस ऐसा होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र, दोनों का मुख्य फोकस हमने बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया। और वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं होगा, इसका यहाँ पे कहीं होगा। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा से में अपने पथ का पुनः अनुरेखण करती है। इसका मतलब यहाँ से जो प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये बात एकदम सही कह रहे हैं, वक्रता केंद्र में यही होता है। दोनों ही स्थितियों में, यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र पे आ रहा है तो उसी से टकरा के उसी को वापस लौट जाएगा, एकदम सही बात है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर वक्रता केंद्र यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी तो उसके परावर्तन के पश्चात जो बनेगा वो भी उसी आकार का एकदम उल्टा बनेगा, एकदम वास्तविक और उल्टा और उसी समान आकार का बनेगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक और उल्टा होता है, एकदम सही बात है। इसके लिए अवतल के लिए एकदम सही है। उत्तल के लिए तो यहाँ पे वस्तु को रखा भी तो नहीं जा सकता, उत्तल में ऐसा कोई काम ही नहीं हो पाएगा। मामला ये है कि उत्तल में ऐसा हो नहीं पाएगा, अवतल में ऐसा हो पाता है। उत्तल में वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख भी नहीं सकते, उसके पीछे दर्पण के पीछे रखेंगे तो दिखाई ही नहीं देगा, तो उसमें कोई प्रतिबिंब बनने का चांस ही नहीं है। चांस केवल अवतल में है, तो अवतल में तीनों शर्तें अपनी लागू होती है, तो दूसरा वाला विकल्प यानी कि तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी है जहाँ पे बताया गया कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, पर मेंडलीव वाले में परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है? क्या? तो वित्तीय घाटा सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? जैसे पहले वाले का है, तो यहाँ पे विस्तार करेंगे तो भैया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मिलेगा, बराबर के उस पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं बच पाएगा। ठीक है। इस वाले की बात करें, देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर इधर भी है, इधर जाके घट जाएगा और कट जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई मामला ही नहीं बचेगा। तीसरे वाले विकल्प की बात करेंगे, यहाँ पे घाते 3 हो जाएंगे, घाते 3 होने के बाद एक्स की घात 3 वाला मिल जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण ना होकर के त्रिघात समीकरण हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी अपना द्विघात समीकरण नहीं बनेगा।
चौथे वाले बात करेंगे, इसका विस्तार होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x मिलेगा, यहाँ के सॉरी बहुत गंदा लिखा मैंने, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस 2x मिलेगा बराबर के उस पर 2x माइनस 2 मिल जाएगा। ये 2x भले भी कट जाए लेकिन ये एक्स स्क्वायर तो सही सलामत रहेगा, वो गायब नहीं होगा, जिस वजह से ये द्विघात समीकरण ही रहेगा, इसलिए चौथा विकल्प अपना सही जवाब है। ठीक, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रमुख नदियों के तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के तंत्र से भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से, विस्थापन अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन में अपेक्षाकृत कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। बस यही बात सही है, विस्थापन अभिक्रिया यही काम करती है। ठीक है, विस्थापन का यही मतलब होता है। ठीक, अगला वाला प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। ये चलिए थोड़ा जूम करके कथन निष्कर्ष को कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि कुछ चमगादड़ तोते हैं, तो भैया कुछ हैं तो हमने कुछ वाला सिस्टम बना दिया है। चमगादड़ और तोता लिख देते हैं। ये हो गया चम, ये हो गया तोता। अगला वाला है कि सभी कौवे तोते हैं, जितने भी कौवे हैं वो तोतों के अंदर हैं, तो कौवों को तोते के अंदर घुसा देते हैं। ये हो गया कौवे, कौवा, कौवा। और सभी गौरैया तोते हैं। अरे यार, सभी गौरैया भी तोते के अंदर है, सभी कौवे तोते हैं, सभी गौरैया तोते हैं। अरे यार, तोतों के अंदर कितना घुसेंगे। चलो हम एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, लेकिन देखिए वो उसके कौवे के साथ उसका अटैचमेंट नहीं हम रख रहे हैं। ठीक है, हम केवल गौरैया बना रहे हैं, गौरैया। चलो बना दिया हमने। ठीक है, समझने वाली बात रहेगी कि गौरैया का तोते कौवे से कोई रिलेशन नहीं रखना चाह रहे हैं हम। तो कुछ गौरैया चमगादड़ हैं, गौरैया चमगादड़ के साथ संबंधित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से गलत है। कुछ कौवे गौरैया हैं, कुछ कौवे गौरैया हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस वजह से ये भी गलत है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ना तो पहला है, ना ही तो दूसरा पालन करता है। ठीक, अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि सीधा-सीधा एक अनुपात से प्रश्न है, जिसमें y का मान पूछा जा रहा है। तो भाई बाहर-बाहर का गुणा, अंदर-अंदर का गुणा, तो बाहर-बाहर का गुणा 8y बराबर 9 गुणित 24 हो जाएगा। सिंपल है। 9 त्रिक 9 दूनी 8 का पहाड़ा, 8 त्रिक 24 होता है, सॉरी 8 का पहाड़ा पढ़ना था, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अगला वाला प्रश्न देखते हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक, एक दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। ठीक है, दहाई वाला दुगुना है इकाई वाले से। यदि अंकों का परस्पर बदल दिया जाए तो बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम विकल्प से ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा अपना काम। देखिए भैया, इसमें कह रहे हैं कि दहाई का अंक इकाई के स्थान पर अंक मौजूद का दुगुना है, इकाई का दुगुना। देखिए 2 का दुगुना 4 यहाँ पे सही है, 3 का दुगुना 6 सही है, 1 का दुगुना यहाँ पे नहीं हो पा रहा, यहाँ पे दुगुना सही है। 3 विकल्प अपने सही जा रहे हैं, 12 गलत है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक दुगुना हो गया दहाई का, तो ये उल्टा हो रहा है, तो इस वजह से 12 अपना गलत है। दूसरा कह रहे हैं कि यदि उसमें से परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। इसमें से 9 घटाने पर अगर ये पलट जाता है तो ये सही हो जाएगा। जैसे 42 12 में से 9 घटाने पर कितना बच जाता है? 12 में से 9 घटाने पर 3, 3 33 हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। इसमें से 9 घटा दो भैया, 13 में से 9 घटाने के बाद 4 और 5, ये भी नहीं पलटा। इसमें से 9 घटा दो, 11 में से 9 घटाने पर 2, यहाँ पे 1, ये पलट गया ना, तो ये अपना यही सही जवाब हो गया। बस ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बायोलॉजी से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पहले पोषी स्तर पर होते हैं? पहले पोषी स्तर पर उत्पादक होते हैं। ये देखिए, पहला पोषी तो सूर्य के प्रकाश से जो लेकर बनाते हैं पेड़ पौधे, वही होते हैं प्रथम पोषी स्तर पर। ठीक है, और द्वितीय पोषी स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तृतीय पोषी स्तर पर द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और चतुर्थ पोषी स्तर पर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। प्रथम पोषी स्तर जो होता है वो उत्पादक होता है, ना कि प्राथमिक उपभोक्ता। ये भी प्रथम देख करके ऐसे लगा मत देना। पोषी स्तर और उपभोक्ता में फ़र्क होता है। पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर उत्पादक होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चों में क्या मदद मिलती है? इससे बच्चों की आँख की रोशनी बेहतर होगी। बिल्कुल सही जवाब है। हमेशा से हम याद करते आए हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होता है, ये हमेशा याद करके आए हैं। तो भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हड्डियाँ मजबूत करने के लिए हमको विटामिन डी की, कैल्शियम की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होगी, और अच्छी मात्रा में ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, आप बेहतर समझते होंगे इसके बारे में। तो अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आर और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हम यहाँ पे आर को बिठा देते हैं, प्रयास करते हैं, आर को बिठा देते हैं और एस को बिठा देते हैं, 2 लोग बीच में बैठे हैं। ठीक है, पी जो है वो आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी आर के बाईं ओर बैठा, आर के बाईं ओर पी बैठा है। चलो ऐसा बैठ गया। ठीक है, पी
एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा, एस के दाईं ओर पहले, दूसरे स्थान पे टी बैठा है, बैठ गया। ओके। क्यू पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू जो है पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर पहला, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? क्यों बैठा है, चलो बैठ जाता है। यू टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यू जो है टी के दाईं ओर, टी के दाईं ओर पहला स्थान, दूसरे स्थान पे यू बैठा है, ठीक है, बैठा है। यदि पंक्ति में और कोई दूसरा नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लोग अपने यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो 11 लोग अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। अगला प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष से है, तो आइए देखते हैं कथन निष्कर्ष में कथन क्या कहता है। कथन कहता है कि कुछ पेन नीले हैं, तो भैया हम कुछ वाला हिसाब बना देते हैं। ये हो गया कुछ, ये हो गया पेन, ये हो गया नीला, नीला बन गया। और नीले, कुछ नीले प्लास्टिक हैं, तो कुछ नीले का हिस्सा कुछ प्लास्टिक हो गया, ये हो गया प्लास्टिक, ठीक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया। अगला है कुछ प्लास्टिक स्याही है, जो कुछ प्लास्टिक है वो कुछ हिस्सा उसका स्याही है, स्याही बन गया, ठीक है, निष्कर्ष है। कुछ प्लास्टिक पेन है, प्लास्टिक ये वाला है और पेन ये वाला है, इनके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस वजह से ये वाला गलत है। कुछ नीले स्याही हैं, जो नीला है और स्याही इसके बीच में संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस वजह से ये भी अपना गलत है। ठीक, जब मिल भी रहा हो और नहीं भी मिल सके तो ऐसे वाली चीज़ को हम कहते हैं कि गलत है। तो इसमें ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अपना पालन करता है। ओके। अगला वाला प्रश्न है कि डाबे राइनर का के त्रिक सिद्धांत में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सही क्रम क्या है? तो इसके लिए जो अपना ट्रिक होता है वो होता है CBI, CBI होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अपना पहला विकल्प सही जवाब। ओके, ठीक है भाई। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे आपको रीजनिंग का प्रश्न मिल जाता है, जहाँ पे हमको चिन्ह को बदलना है। चिन्ह को बदलने के बाद प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले तो हमारा 32 लिख लेते हैं और प्लस का स्थान पे भाग होगा, लिख दिया। 16 लिख दिया, भाग के स्थान पर जोड़ दिखाई दे रहा है। 24 लिख दिया, घटाने के स्थान पे गुणा, ठीक है। 8 लिख दिया, गुणे के स्थान पे घटाना, लिख दिया हमने। 16 दूनी 32 होता है, 2 हो जाता है, गुणा कर लेते हैं। 8 चौक 32, 2 हंसी लगे 3, 8 दूनी 16, 3 19, 192 हो गया। इसमें पहले ये वाला जो 2 है जो रहा है जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 194, उसमें से माइनस 180 हो रहा है, घटा लेंगे। 10 में 4 में से 0 गया 4, 8 में से 9 में से 8 गया 1, 1 में से क्या खत्म, 14 दिखाई दे रहा है, तो 14 अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बस समय हमें बचाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके समांतर भुजाओं की लंबाई दी है 20 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए बात ये होती है, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसके बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, जिसको हम a प्लस b कह सकते हैं, और बीच की दूरी जो होती है h, वो होते हैं, ठीक। तो क्षेत्रफल की जगह पे 160 रख देते हैं, बराबर लिख देते हैं 1/2, समांतर भुजाओं का योगफल ये 20 और 12 को जोड़ देते हैं तो 32 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 32 लिख देते हैं, गुणित h हो जाएगा। 2 से काट देंगे 32 को तो 16 मिल जाएगा, 16 धम्मा होता है, तो h बराबर सीधे सीधे 10 दिखाई दे रहा है, तो 10 अपना सही जवाब होगा। तो इसका केवल फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुज, ये जो समांतर भुजाएं होती हैं इन दोनों का योगफल ये a और b होती है, और इनके बीच की दूरी जो होती है वो h होती है। बस इतना सा होता है फार्मूला, ठीक। दोस्तों अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि 50 एक समान वस्तुओं को 550 रुपए में खरीदा जाता है, उसमें से 1/5 को 10% हानि पे बेचा जाता है और पूरे समव्यवहार में 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो बची हुई वस्तुओं को कितने प्रति इकाई, कितने विक्रय मूल्य पे बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य याद करना है कि 20% का लाभ हो जाए। देखो भई 50 सामान हमने खरीदा है और कुल का जो पैसा है वो 550 रुपया है। अगर इसमें भाग करेंगे तो भैया एक वस्तु का दाम कितना मिलेगा? 0 कट जाएगा, 1 बराबर 1 0 कट जाएगा, 11 पचे 55 होता है, 5 से काटेंगे 11 मिल जाएगा। एक सामान का दाम आपको 11 रुपए मिल रहा है। ये तो एक हिसाब हो गया। दूसरा हिसाब, 1/5 को 10% हानि पे बेचा जाता है। तो 50 का 1/5 यानी कि 10 सामान को आप 10% हानि पे बेच रहे हैं, तो सामान तो 10 ही हो गए, लेकिन दाम कितना होगा? 11 दाम में 110 रुपए हो जाएगा। 110 रुपए के सामान को 10% हानि पे, 110 रुपए में खरीदा है, 10% हानि पे बेचना है, मतलब 90% पे बेचना है। तो कितना रुपए दिखाई दे रहा है? 0 कट गया तो 99 रुपए दिखाई दे रहा है, यानी आपने 99 रुपए में इसको बेचा है। लेकिन टोटल लाभ कितना चाहिए आपको? आपको चाहिए 20% का लाभ। किस पे? टोटल जितना खरीदा है। तो 550 रुपए में आपने सामान को खरीदा था, आपको 20% लाभ चाहिए, यानी 120% पे आप बेचेंगे। ठीक है, 2 जीरो काट देंगे, 12 पंचे 60 का 0, 80 लगे 6, 12 पंचे 60,
6, 66 इतने रुपए में सामान टोटल बिकना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन 99 रुपए का आप बेच चुके हैं, तो 99 आप घटा लीजिए क्योंकि इतना तो बिक ही चुका है। अब वो आपको कितना कमाना है वो देख लेते हैं। 10 में से 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचेगा 5, वो 5 हो गए। इतना रुपए हो गया जो आपको अब निकालना है बचे हुए सामानों से। बचे कितने सामान हैं? 50 सामान आपने खरीदे थे, 10 सामान आप बेच चुके हैं, ठीक है? तो 40 बचे, तो 40 से हम भाग करेंगे। देखो यहाँ पे हम केवल डायरेक्ट 4 से भाग करेंगे। देखो ये 0 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 बचा है, 0 लगेगा, तब दशमलव लगेगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1 अंक पे और दशमलव लग जाएगा, 14 10 से भाग करेंगे, 1 अंक पे और दशमलव लग जाएगा, 14.025 हो जाएगा, 14.025 हो जाएगा, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी मुश्किल सवाल था इसको समझा पाने में, क्योंकि डिटेल में मैं लंबा डिटेल में समझाने वाला आदमी हूँ यार। इतने कम चीज़ों में लिखने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला वाला प्रश्न बहुत आसान है। देखिए, यही है पेपर का, यही क्वालिटी होती है कि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेलिंग माँगता है, उसके अगला वाला एकदम ईज़ी होता है। इसलिए अगर आपको पिछले क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग रहा है, तो अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, वो वाला बाद में देख लेंगे अपन, पहले क्वेश्चन पूरा पेपर खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय मतलब जिसको अ, अनवीकरणीय स्रोत नहीं है, जिसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस है, इसको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं। पेट्रोलियम है, ये भी दोबारा यूज़ नहीं होता है। और कोयला, ये भी दोबारा यूज़ नहीं होता है, लेकिन वायु दोबारा यूज़ होती है, तो ये अपना सही जवाब है। यहाँ पे कह रहे हैं अनवीकरणीय नहीं है, मतलब वो नवीकरणीय है, तो नवीकरणीय कौन-सा है? वायु है। वायु मतलब पवन ऊर्जा माने पवन चक्की आपने देखा होगा, ये बड़े-बड़े लगे रहते हैं, ठीक है? उनसे हवा, बिजली ये सब होता है, ठीक है? चलते हैं आगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सबसे अच्छा वर्णन है? तो न्यायाधीशों को बिना किसी भय और या पक्षपात के अपना कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, ये न्यायपालिका का सबसे अच्छा वर्णन है। उन पर जो ज़ोर और दबाव पड़ेगा या फिर मौत का भय या फिर लालच दी जाएगी, तो भैया वो पक्ष वो क्या कहते हैं, न्यायपालिका नहीं रह पाएगी। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें त्रिभुज 2 त्रिभुज दिए गए हैं, दोनों समरूप हैं। तो बनाते हैं 2 त्रिभुज जो समरूप दिखाई देते हों, ऐसा बात कर लेते हैं। यहाँ पे ए, बी, सी रख लिया, यहाँ पे डी, ई, एफ रख दिया, ठीक है। ए बी 6 है, बना दिया 6, डी ई 8 है, 8 बना दिया, ई एफ 10 है, 10 बना दिया, एफ डी 14 है, यहाँ पे 14 बना दिया, सॉरी 14 बनाना था, 14 बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि एबीसी का परिमाप, इस वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। देखिए भुजाएँ समानुपाती होते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक? तो भैया देखो, अनुपाती मतलब 6 का अनुपात 8 के साथ लेंगे, 6/8 बराबर ये BC/10 ऐसे लेंगे, ठीक है? तो BC की वैल्यू निकालनी है, 10 को ऊपर भेज देंगे, यहाँ पे गुणा के 10 कर लेगा। तो 2 से कैसे काटेंगे? 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, अभी भी कटना बाकी है। तो ये 5 तिहाई 15 का आधा, 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 मिल जाएगा, 7.5, ठीक? ये मिल गया। और आगे देखेंगे, वैसे ही सेम टू सेम करने वाले हैं अपने अगली भुजा के लिए, ठीक है? अब देखेंगे ये 6/8 वही सेम टू सेम 6/8, और ये AC बटे अपना इसका कितना था भाई? इसका था 14, तो 14 लिखेंगे, बराबर रहेगा। यही 14 ऊपर जाएगा सेम टू सेम, ठीक है? तो यहाँ पे 14 चला गया। तो 2 से काट दिए यहाँ पे 3, 2 से काट दिया यहाँ पे 4, 2 से काट दिया यहाँ पे 2, 2 से काट दिया यहाँ पे 7, 7 त्रिक 21, 21 का आधा करेंगे तो 10, साढ़े 10 होगा ना? 10.5 हो जाएगा। तो इसकी तीनों भुजाएँ मिल गई हैं। 7.5 और 10 को जोड़ देंगे और 6 को जोड़ देंगे। ये आधा था जुड़कर 1 हो गया। 10 7 17 के 18, 18 6 24, तो 24 अपना सही जवाब हो जाएगा। इसमें सभी भुजाओं को निकालना पड़ता है, तब जाके काम हो पाएगा। आइदर इसका बहुत मतलब थोड़ा-सा ये है, हाई स्कूल बेस्ड है भाई, हाई स्कूल पे यही सारे अपने पेपर, मतलब हाई स्कूल का आपने पेपर दिया होगा, आपने देखा होगा समरूपता उसमें है, सर्वांग क्षमता है, तो वही सारी चीज़ें हैं, ये रिलेट करती हैं, ठीक है? और समरूप त्रिभुजों की भुजाएँ समानुपाती होती है, सामान्य-सी बात है ये। तो मैंने थोड़ा-सा मैं सोच रहा था थोड़ा कम लिखूँ, पर यहाँ पे बहुत गंदा लिखा जाता है, मैं क्या ही करूँ? जो भी है मैं पढ़ाने के प्रयास करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन है कि राजेश के बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु की 1/3 है, और राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है। तो राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु की 3/5 है, तो राजेश के पिता की आयु 60 साल है, तो राजेश की बेटी की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात, तो राजेश के पिता की आयु क्या है? वो 60 है, ठीक? तो राजेश की आयु क्या है? उसका 3/5 है, और 5 से काट लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 होता है। बच जो बात यहाँ 36 साल राजेश की आयु होगी।
राजेश की जो पत्नी है, राजेश की आयु के 3/4 है, तो राजेश की आयु 36 मिली, उसमें 3/4 कर देंगे। 4 9 36 होता है, 9 मिल गया, 9 त्रिक 27, 27 साल राजेश की पत्नी की आयु होगी। राजेश की जो बेटी है वो उसकी पत्नी की 1/3 है, तो ये जो 27 है इसमें 1/3 कर देंगे, तो 3 9 27 यानी कि क्या मिल गया 9, तो 9 साल इसकी बेटी की आयु है, यही बेटी की आयु हमसे पूछ रहे थे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पर आसान भी है अगर समझ पाते हो तो। और इसमें इतने बार-बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे राजेश के पिता की आयु हो गई 60 और उसमें राजेश की आयु निकालनी है तो 3/5, ये हो गई उसके पिता राजेश की आयु। राजेश की जो पत्नी है उसकी 3/4 है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर राजेश की जो बेटी है उसकी पत्नी, ये राजेश की पत्नी की आयु बन चुकी है गुणा करने के बाद इतना। फिर बेटी की आयु निकालनी है तो 1/3 फिर से कर दो, ठीक है? फिर 3 से 3 ऐसे काट दो, ठीक है? ये देखो 4 पंचे 20 होता है, 20 तियाएँ 60 डायरेक्ट, डायरेक्ट काट लिया और 3 तिरिका 9 बच गया, तो 9 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको कम में भी किया जा सकता है, ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि युग्म दिया गया, मतलब एक C3H8 क्या है और C5H12 लिया गया है। इसका आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या है? सिंपल मैथमेटिक्स है बहुत, लेकिन केमिस्ट्री है। देखो इसमें कार्बन कितनी संख्या बढ़ रही है, वही अंतर हो गया। इसमें कहोगे कि कार्बन 2 ज़्यादा है, इसमें हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है? आप कहोगे हाइड्रोजन जो है वो 4 ज़्यादा है, यही इनका अंतर है। और एक कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 लेकिन आणविक द्रव्यमान होता है 12, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 लेकिन आणविक द्रव्यमान भी होता है 1 ही, 2 नहीं होता है। ठीक है? तो ये 12 दूनिया 24 हो गया और ये 4 का नम 4 हो गया, दोनों को जोड़ दोगे तो 28 मिल जाएगा, तो 28 अपना सही जवाब हो जाएगा। इसका अंतर निकालना था। दोनों को अलग-अलग निकाल के घटाने के बजाय मैंने पहले घटा दिया उसके बाद निकाल लिया, तो ये ज़्यादा ईज़ी पड़ा, ठीक? अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक रीज़निंग का क्वेश्चन है। कह रहे हैं संख्या इतनी लंबी से दी गई है कि कह रहे हैं प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो बाएँ ओर से दूसरा और दाएँ ओर से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा? तो पहले हम जोड़ना और घटाना करते हैं। तो पहले बात देखो भैया हमारे पास आगे सम अंक 8 दिखाई दे रहा है, तो सम अंक में 2 घटाया जाना है। जैसे 8 में से 2 घटा दोगे तो 6, 4 में से 2 घटा दोगे तो 2, 5 के लिए जगह छोड़ देते हैं, 6 में से 2 घटा दोगे तो 4, 5 के लिए जगह छोड़ दिया, 1 के लिए जगह छोड़ दिया, 4 में से 2 घटा दिया तो 2। अब भी सम वाले में 3 जोड़ा जाना है। देखिए यहाँ पे पहले 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8, फिर 6 को छोड़ कर के 5 है, 3 जोड़ देंगे तो 8, 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4। हमारे संग मतलब पूरा हो गया, ये मामला पूरा हो गया। अब बाएँ से दूसरा तो 2 मिल गया, दाएँ से तीसरा यानी कि 8 मिल गया। इन दोनों का योगफल कितना 10 मिल गया, ठीक? ये हो गया अपना सही जवाब। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पहले घटाओ ही पूरा, मतलब जोड़-घटाना करो, ठीक है? आप बाएँ से दूसरा कह देता हूँ, बाएँ से दूसरा 4 है और दाएँ से तीसरा कौन है? 5 है। अब इसमें देखो जो सम अंक में 2 घटाने की बात कर रहे थे, इसमें से घटा दो, 2 मिल जाएगा। विषम में 3 जोड़ने की बात कर रहे थे, जोड़ दो, 8 मिल जाएगा। अब इन लोगों का योगफल कह रहे हैं तो 10, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सबको घटाओ, सबको जोड़ो, अपना आसान भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, ये कभी-कभी काम नहीं करता है तब जब मतलब 8 में 2 जोड़ने की बात आ जाती है और 10 अंक मतलब अंक बढ़ जाते हैं, तब मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। इस वजह से दोनों ही चीज़ों को, परिस्थितियों को समझ के चलना कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलो ठीक है, अगला वाला प्रश्न में हम चलते हैं, देखते हैं कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ एक ही इमारत के 6 अलग-अलग मंजिलों पे रहते हैं, वही ऊपर वाला मकान सबसे नीचे वाले के 1 सबसे ऊपर वाले को 6। तो भैया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा हो गया। ठीक है, सी एफ के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। सी जो है एफ के ठीक नीचे रहता है, ऐसा हो गया भाई। सी मंजिल क्रमांक 3 के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है। सी 3 से ऊपर किसी भी मंजिल पर रह सकता है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल से सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी इसके ऊपर वाले पे भी फिट हो सकता है, ठीक है। सी यहाँ रहेगा तो ऐसे बनेगा, सी यहाँ रहेगा तो ऐसे बनेगा। अब ना देख के रखो निशाना, निशाना सही रहना चाहिए, चूकना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। सी और बी की मंजिलों के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर सी यहाँ रहता है तो इसके बीच में बी रहेगा, तो मतलब 2 लोग रहेंगे तो यहाँ रहेगा, और अगर ऊपर थोड़ा रहता है तो बी यहाँ रह सकता है, ठीक है। मंजिल में भई 1 ये 2 का गैप है, ये देखो 2 का गैप है, और इसको गैप को थोड़ा हटा देते हैं, आगे चलते हैं। डी ई और डी के मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। अब देखो भाई बात ये हो जाती है कि जैसे कि ई और डी के बीच में एक व्यक्ति रहता है, तो ई और डी को यहाँ पे तो सेट नहीं किया जा सकता। ना यहाँ सेट कर सकते हो, ना यहाँ सेट कर सकते हो, मामला गंभीर हो जाएगा। तो डी और ई को सेट करने के लिए यही वाला बचता है कि ई यहाँ नीचे हो जाए, डी इसके ऊपर हो जाए। डी इसके ऊपर हो जाए, ये हो सकता है, ठीक है। ई बी के ऊपर वाली किसी मंजिल पर रहता है, तो हमने ई अच्छा, थोड़ा मामला गलत हो गया। अगर मैं ऐसा कर दूँ कि डी को नीचे बैठा दूँ, ई को ऊपर कहीं लगा दूँ, तो भी काम चल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि ई को बी के ऊपर रखना है, तो ठीक ऊपर रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक?
मंजिल क्रमांक 5 पे कौन रहता है? 5 के सामने तो हमको सी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये वाला तो मामला ही गलत हो गया था, 5 के सामने कौन दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है। अच्छा, ए जो बच जाएगा वो यहाँ पे रह जाएगा, तो सी अपना सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी अच्छा वाला क्वेश्चन था, काफ़ी क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न में डालने वाला प्रश्न था, पर ठीक है, आ गया। इसमें मैक्सिमम 2 सीरीज़ ही बन सकती है। अपन लोगों ने 2 सीरीज़ या फिर सिंगल सीरीज़ में भी निकाल लिया है। अगर ट्रिपल सीरीज़ आएगी तो वो भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लोगों की संख्या निश्चित रहनी चाहिए, अपन बना लेंगे। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों, अगला जो प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि 891 की घात 2 और 892 की घात 2 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे? भाई क्या कहना चाहते हो? ठीक है, आते हैं। इसकी ट्रिक समझना है तो भैया दोनों अंकों को जोड़ दो और उसमें से एक घटा दो, बस उत्तर हो जाएगा, ठीक है? या फिर बस यही है अपनी पास, और कुछ नहीं है, ट्रिक ही लगाया कि 892 है, उसमें 891 को हम जोड़ देंगे, ये 3 हो जा रहा है, 8, 8, 9, 9, 18 से लगेगा, 8, 8, 16, 1, 17 इतना हो जाता है, उसमें से एक घटाने की बात की थी ना हमने, तो 1782 बस भैया इतना सा कर लो। यही सिंपल सा तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक? दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहे हैं उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रेणी में दी गई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है, मतलब आएगा। यहाँ पे 56 से 66 हो रहा है, 10 जुड़ रहा है और फिर अरे यार 59 हो रहा है, क्या घट रहा है? कुछ घट रहा है क्या? 6, 1, 7 घट रहा है, ठीक है, ये जुड़ रहा है, 7 घट रहा है। फिर देखेंगे इसमें 10 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर कहेंगे कि इसमें कितना घट रहा है? 62 में 7 घट रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। फिर 10 जुड़ जाएगा, सिंपल बात है, तो 62 से 72 हो जाएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना ईज़ी था ये, ओके। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या दिखाई दे रहा है वो अपन समझते हैं कि मतलब वही है अपना कि जो इनके साथ रिलेशन हो रहा है, वही इनमें से किसके साथ रिलेशन हो रहा है, वही अपना चेक करना है। तो भैया देखो ये जो है ये क्या है, ठीक है? 29 गुणित 3 कर लेते हैं। देखो भई बात ये है कि 3 में मतलब इन दोनों का पहले गुणा कर लो। ये 29 है गुणित 3 कर लेते हैं। 3 9 27 यहाँ से लगे 1 2 3 दूनी 6 6 दूनी 8। अब ये जो है उसका 3 गुना मतलब फिर से 3 से गुणा करना है। ये वाला 3 से नहीं, एक अलग से 3 से। देखो 3 सते 21 1 यहाँ से लगे 2 3 8 24 24 दूनी 26 यानी कि दोनों संख्या बाहर-बाहर वाली संख्याएँ हैं जो उनका गुणा करना है, फिर उसका 3 गुना करना है, ये मिल जा रहा है। अब यही काम तो इसके साथ हो रहा है, 24 और 5 का गुणा कर लो। 4 पंचे 20 का 0 यहाँ से लगे 2 5 दूनी 10 2 12 इसका 3 से गुणा कर दो। 0 3 दूनी 6 3 एक 3 मिल गया। अब यही काम इसके साथ हो रहा है। बाकी विकल्प को भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है? तो इसके साथ देख लो 11 सते 77 हो रहा है, उसमें फिर 3 से गुणा करो। 3 सते 21 यहाँ से लगे तो 3 से 21 2 23 ठीक? तो मिल गई ये। सिंपल है। मैंने बाहर की गिनतियों को गुणा करके तिगुना करना है। ओके? ओके। तो देखो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, यहाँ पे रीज़निंग का क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या है कि 6 व्यक्ति हैं, जो भी इनका नाम है अपन देखेंगे बाद में, वृत्ताकार मेज़ पे केंद्र के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं भाई, वृत्ताकार बैठे हैं तो बैठा लो, ये वृत्त हो गया। 6 लोग बैठे हैं, तो ऐसे कर लो, 6 लोग बैठ जाएँगे। राम सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे हैं, तो यहाँ पे हम सैम हो जाएँगे, बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे सॉरी राम को बिठाना है, राम बैठ गया, ठीक है। जय टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। भाई ब तीसरे स्थान पे बैठने का मतलब डायरेक्ट सामने बैठा ना, चाहे वो बाएँ हो चाहे दाएँ हो कोई मतलब नहीं है। जय है टॉम के सीधे सामने बैठा है, लेकिन अभी वो यहाँ पे बैठा है, ये निर्धारित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं, बॉब, राम और जय, बॉब के ठीक बगल में बैठा है और जो बॉब है और राम और जय के ठीक बगल में जॉय के ठीक बगल में बैठा है। अच्छा अभी भी थोड़ी समस्या हो रही है। आगे वो पढ़ देते हैं, हॉब सैम और हॉब जो है सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है। अच्छी बात है यार, ये कुछ लफड़ा ही चल रहा है। ठीक है, 1 मिनट, इसको इधर चलाते हैं। बहुत बॉब जो है राम और जॉय के ठीक बगल बैठा है। तो यहाँ पे हम बॉब को बिठा देते हैं, बॉब को बिठा देते हैं, यहाँ पे जॉय को बिठा देते हैं, जॉय को बिठा देते हैं, जॉय को बिठा दिया हमने। अब जॉय और टॉम के बाईं और तीसरे स्थान पे था, तो जॉय के सीधे-सीधे जो सामने रहेगा वो टॉम रहेगा, ये हो गई बातें। और हॉब जो है वो सैम और टॉम के ठीक बगल में बैठा है, तो सैम और टॉम के बगल में हॉब बैठा है, तो यहाँ पे हॉब को बिठा दो, बैठ गया सब लोग। यदि राम बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यदि राम बॉब के बाईं ओर, ये यार ये वाला लास्ट वाला पढ़ा नहीं ना हमने। बॉब के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बॉब के बाईं ओर, बॉब को इधर बैठाना था यार, गलती हो गई। तो फिर से करना पड़ेगा यार, चलो फिर से करते हैं। चलो ठीक है, फिर से करते हैं। इस देखो, अभी जो मैंने किया इसका इतना सा मतलब है कि जब तक आपको एकदम क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तब तक आप क्या करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते जाओ। जब एक ये लास्ट वाली लाइन अगर हम पढ़ लिए होते पहले, तो अपन उत्तर मतलब सही बना चुके होते हैं।
फिर से अब शुरू करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, राम सैम के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो सैम को यहाँ बिठा दो, सैम हो गया ये। सैम के बाईं ओर तीसरे, पहला दूसरा तीसरे पे, राम यहाँ पे बैठ गया। देखो तीसरे स्थान पे बैठाना, चाहे बाएं से बैठाओ चाहे दाएं से बैठाओ, एकदम सामने ही बैठेगा, ठीक, ये हो गई बात है। अब टॉम जॉय जो है टॉम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी सामने बैठा है, तो वो अभी फिक्स नहीं है। बॉब राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, ये भी फिक्स नहीं है। अब देखो, जो ये बात है कि बॉब जो है राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, बॉब जो है राम और जॉय के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन यहाँ पे देखो राम जो है बॉब के बाईं ओर है, बॉब यहाँ पे बैठेगा, तब उसके बगल में बाईं ओर राम बैठेगा। अब बॉब राम और जॉय के ठीक बगल बैठे हैं, तो जॉय यहाँ बैठा दो, जॉय यहाँ पे हो गया। जॉय और टॉम बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो जॉय के ठीक सामने टॉम बैठा दो, टॉम बैठ गया। और हॉप बैठा है, तो हॉप को यहाँ पे बैठा दो, हॉप बचा है तो यहाँ बैठा दो। अब सब सही है। राम के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? क्या बकवास है, क्या बकवास है यार, भाई साहब, क्या बकवास है बाबूजी। इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करो। हाँ यार, पूरी मेहनत बर्बाद। भाई यहाँ पे सबसे शुरुआत में ही कहा गया है कि राम सैम के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है। मैं इतनी बार से बता रहा हूँ कि अगर तीसरे स्थान पे बैठा है, चाहे वो दाईं से हो या फिर बाएं से हो, ठीक सामने ही बैठेगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, राम राम के दाईं और तीसरे स्थान पे। अबे यार, चाहे वो दाईं से बैठा हो या बाएं से बैठा हो, ठीक सामने वाला बंदा ही तीसरे स्थान पे बैठेगा। इतना बीच का कबाड़ा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी इस प्रश्न में, सीधा सीधा सैम को उत्तर देना था यार। अच्छा बेवकूफ बनाया है। मजा आ गया। 2 बार मेहनत करने के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा। चलो ठीक है, ये प्रश्न याद रहेगा मुझे। आगे से मैं और अच्छी मेहनत करूंगा और बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए अच्छे से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।